अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ-साथ सिविलियन गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल फैसला कर लिया है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुमकिन है पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाना? और उसके साथ-साथ क्या आइन और कानून के हवाले से इस पे क्या गुंजाइश है किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से, इसके ऊपर तफ़सील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पीटीआई के वो तमाम रूपोश रहनुमा जो पिछले 1 साल से मंज़र-ए-आम से गायब थे। अब ये फैसला कर लिया गया है कि वो तमाम तर रूपोश रहनुमा मंज़र-ए-आम पे आएँगे और एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे। वो कौन-कौन से रहनुमा हैं और उसके साथ-साथ क्या उस हवाले से ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है, इस पे तफ़सील से बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे फैज़ाबाद धरने के हवाले से, इस पे मुख्तलिफ कंस्पिरेसी थीरीज़ जारी हैं। ख़ास तौर पे इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये इमरजेंसी प्लस लगाने के हवाले से एक जवाज़ क्रिएट करने के लिए ये फैज़ाबाद में धरना दिया गया है। क्या वाक़ई ऐसा है? और इस हवाले से भी जो मुख्तलिफ लोग हैं वो क्या कहते हैं, मेरे ज़राए क्या कहते हैं, इस पे तफ़सील से बात करेंगे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे पीटीआई की तरफ से आज आर्मी चीफ के खिलाफ जो कैंपेन शुरू की गई है, उसका मिलिट्री के अंदर क्या रिएक्शन आने वाला है और पीटीआई के खिलाफ क्या इस तरह का इसके ऊपर रिएक्शन आएगा, इस पे भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीटीआई के ऊपर पाबंदी के हवाले से। आपके इल्म में होगा कि पहले वफाकी हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की थी, उसकी तरफ से ये फैसला किया गया था कि हम पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ वज़रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और ये ऐलान किया था कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से संजीदगी से गौर किया जा रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि यकायक खामोशी छा गई और कोई इस हवाले से पेशरफ नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने देखा अभी कुछ हफ्ते पहले पंजाब हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी और उसकी रीजंस उन्होंने जो बताई थी कि जो इदारों के खिलाफ मुनाफरत और नफरत अंगेज मुहिम शुरू की गई है, पाकिस्तान को तोड़ने की मुहिम शुरू की गई है पीटीआई की तरफ से, जो इदारों के ऊपर अटैक्स किए गए हैं, इन तमाम को बुनियाद बनाते हुए पंजाब हुकूमत ने ये एक पॉलिसी बाकायदा अप्रूव की थी और इस हवाले से एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी को ये अहकामात जारी किए गए थे कि पीटीआई के खिलाफ कंप्लेंट दायर की जाए उसके बैन करने के हवाले से और उसके ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से। अब उस बात को भी चंद हफ्ते गुजर गए हैं लेकिन उसके ऊपर हमने कोई पेशरफ नहीं देखी, तो ये खामोशी छा गई। लेकिन आज इस हवाले से बड़ा संजीदगी से मुख्तलिफ सर्कल्स में भी ये बात चल रही थी और बाकायदा मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से ये कंफर्म किया है। वो सिविलियन गवर्नमेंट के भी मुख्तलिफ सोर्सेज से कंफर्म किया है, इस तरह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी मैंने कंफर्म किया है और ये कंफर्मेशन मिली है कि इस हवाले से बाकायदा संजीदगी से फैसला कर लिया गया है कि इस दफ़ा पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से इस पे कोई कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग सकती है या नहीं लग सकती, और वो भी ख़ास तौर पे ऐसे मौके के ऊपर कि चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक फुल कोर्ट की तरफ से जो मेजॉरिटी एक फैसला आया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपील के ऊपर, जो पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ उन्होंने अपील की थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से। पीटीआई उसमें पार्टी भी नहीं थी, उस केस में फरीक भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ द वे जाके इनको इस बुनियाद के ऊपर कंप्लीट जस्टिस दिया आर्टिकल 187 के तहत कि ये एक बड़ी पॉपुलर सियासी जमात है, अवाम ने इसको मैंडेट दिया है, तो इसको मखसूस नशिस्तों से महरूम नहीं रखा जा सकता। तो एक सियासी जमात को अगर मखसूस नशिस्तों से महरूम नहीं रख सकते तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जो कोई भी इकदाम होगा उसको वैलिडेट करार दे देगी, इस सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा देगी? तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की जो है किसी भी फैसले के ऊपर या रेफरेंस के ऊपर कोई फैसला देगी पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने का। बहरहाल ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बाकायदा तौर पे ये मंसूबा बनाया जा चुका है और इसके हवाले से गो हैड भी दिया जा चुका है। अब सवाल ये है कि इसका आइन और कानून में क्या तरीक़ाकार है किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से? अगर इसका थोड़ा-सा माज़ी का कॉन्टेक्स्ट देखें तो आपके इल्म में होगा जनरल ज़ियाउल हक ने तमाम सियासी जमातों को के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। उस पाबंदी के खिलाफ 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी पीएलडी 416 ऑफ 1988। उस जो पीएलडी में था 416 में 11 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे फैसला दिया था कि किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से आर्टिकल 17(2) के तहत
अगर किसी के ऊपर पाबंदी लगानी होगी तो उसकी दो ग्राउंड्स हैं, सिर्फ दो ग्राउंड्स, उसके अलावा कोई और ग्राउंड के ऊपर किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। एक ग्राउंड ये है कि वो सियासी जमात सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हो, और दूसरी है इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कर रही हो। इन दो ग्राउंड्स के अलावा किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अब सवाल ये है कि क्या इस हुकूमत के पास इस हवाले से कोई सबूत है कि पीटीआई को जो है ये साबित कर सकें कि ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी के खिलाफ काम कर रही है। जो हुकूमत इस हवाले से जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं, जिसमें पहले नंबर पे पीटीआई की फॉरेन फंडिंग पे जो एक बुनियाद के ऊपर कि ये मुख्तलिफ जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनसे पैसे लेते रहे हैं फॉरेन फंडिंग की बुनियाद के ऊपर। दूसरा नो में है, उसके साथ साथ आईएमएफ को खतूत हैं, आईएमएफ के हवाले से ऑडियो लीक्स जो मुख्तलिफ पीटीआई के साबिक वज़रा थे उनके दरमियान, इसी तरह के और दीगर जो इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के हवाले से, तो इनको बुनियाद बना के हुकूमत एक रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती है। अब सवाल ये है कि ये रेफरेंस के हवाले से भी कि आखिर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को क्यों भेजा जाता है वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो इसका जो अगर बैकग्राउंड देखा जाए वो ये है कि सियासी जमातें जितनी भी हैं वही एक जमात इक़्तिदार में होती है तो दूसरी अपोजिशन में होती है। तो जो जमात इक़्तिदार में है, सिर्फ इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वो अपने मुखालिफ सियासी हरीफ को बैन करने के हवाले से कोई सियासी इंतकाम के लिए ये इस तरह का काम ना करे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बतौर एक अंपायर के या एक न्यूट्रल जो है वो अंपायर के तौर पे इसको वो किया जाता है, उनको रेफरेंस भेजा जाता है ताकि वो शवाहिद का जो है वो करके किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा सकें। अब मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस हवाले से कोई इस पे कोई फैसला दे सकती है पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से। अब दूसरा जो एक इसका तरीकाकार है सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने का, वो है एंटी टेररिज्म एक्ट के ज़रिए। एंटी टेररिज्म एक्ट के ज़रिए किसी भी सियासी जमात अगर ये शवाहिद हों कि वो दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है या फिर उसके साथ साथ कोई टेरर फाइनेंसिंग या इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, तो उस सियासी जमात को शेड्यूल 4 में डाल दिया जाता है और फिर उसकी मनकूला और गैर मनकूला तमाम जायदाद जो है वो ज़ब्त की जाती है। उसकी अगर मैं आपको मिसाल दूँ, शेड्यूल 4 में जो सियासी जमात को डाला गया था ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी, लेकिन हमने देखा है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना सिर्फ एक्टिव है बल्कि अब वो फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर धरना भी दिए बैठे हैं। तो अब धरने के हवाले से ही ज़रा बात कर लेते हैं। ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से धरना दिया गया है फैज़ाबाद के ऊपर, एक तो उससे शहरियों को तो मुश्किलात का सामना है ही है, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ वो टाइमिंग है इस धरने की। ख़ास तौर पे ये मुहर्रम के 7 मुहर्रम को जब ये अहले तशय्युफ़ बरादरी की तरफ से जो जुलूस और प्रोसेशंस और मजालिस ऐन अरूज के ऊपर होते हैं, और रोज़ाना इस्लामाबाद से जो है वो रावलपिंडी मजालिस सुनने के लिए लोग जाते हैं, इसी तरह रावलपिंडी से इस्लामाबाद आते हैं। तो ना सिर्फ उनको मुश्किलात का सामना है बल्कि आम शहरियों को भी इस हवाले से मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी आपके नॉलेज में है कि बड़ा हसास एक करार दिया जाता है हमेशा मुहर्रम के दिनों में, क्योंकि आपने देखा कि चंद साल पहले जो एक वाक़या हुआ था अहले तशय्युफ़ और अहले सुन्नत के दरमियान जो एक फ़िरके की बुनियाद के ऊपर, तो उसके बाद ये रावलपिंडी को बड़ा हसास डिक्लेयर किया जाता है। तो उस बुनियाद के ऊपर देखा जाए तो ये धरने की जो टाइमिंग है बड़ी मानी-ख़ेज़ है। तो इसी इसी टाइमिंग को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ लोग जो है यहाँ पे इक़्तिदार की जो राहदारियाँ हैं इसमें कंस्पिरेसी थीरीज़ ये चल रही हैं कि दरअसल हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट इमरजेंसी प्लस लगाना चाहती है और उसको जवाज़ बनाया जाएगा ये इस धरने को कि अगर 9वीं या 10वीं मुहर्रम को कोई इस तरह का छोटा-सा भी कोई वाक़या हो गया मसलक की बुनियाद के ऊपर, तो उसके ऊपर फिर एक बहुत बड़ा ब्लो अप भी कर सकता है ये, क्योंकि ये अहले तशय्युफ़ और अहले सुन्नत के हवाले से मुहर्रम के दिनों में ख़ास तौर पे कोई इस तरह का वाक़या हो तो वो पूरे मुल्क में इसके फ़सादात शुरू हो सकते हैं। इस बुनियाद के ऊपर ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी गर्दिश कर रही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये किया गया है कि यहाँ पे धरने से अगर कोई फसादात फूटते हैं तो फिर इससे इमरजेंसी या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी, तो फिर इनके लिए ये आसान हो जाएगा ये इस तरह का इमरजेंसी लगाने के हवाले से। अब सवाल ये है कि क्या अदलिया भी इसके ऊपर
गो अहेड दे सकती है इस तरह की इमरजेंसी को या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ये अदलिया को इस हवाले से कोई इंडोर्स कर सकती है, लेकिन मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं कि ये इमरजेंसी दरअसल होगी ही अदलिया के हवाले से, क्योंकि जिस तरह पीटीआई को रिलीफ दिया जा रहा है, हर केस में रिलीफ दिया जा रहा है, तो उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है। और मेरे कुलीग जो एजाज सैयद हैं, उन्होंने भी 2 दिन पहले ये खबर ब्रेक की थी कि इस हवाले से संजीदगी से ये गौर किया जा रहा है और आने वाले दिनों में एमरजेंसी प्लस लगाई जा सकती है। बहरहाल मैं नहीं समझता कि इस जो कंस्पिरेसी थ्योरी है इसमें कोई लॉजिक है। उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत को संजीदगी से मुज़ाकरात करके ये जो तहरीक लबैक है उसको धरना ख़त्म करने के लिए आमादा करना चाहिए, क्योंकि जिस बुनियाद के ऊपर ये धरना दे रहे हैं, बड़े वीक ग्राउंड्स के ऊपर, एक वो उनकी जो है कि नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया जाए, फिर उसके साथ साथ वो कहते हैं इसराइली प्रोडक्ट को बैन किया जाए। तो आपके इल्म में है कि इसराइली प्रोडक्ट का जो है वो पाकिस्तान में ऑलरेडी सोशल बाइकॉट चल रहा है, और उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान वैसे ही इसराइल को मान तस्लीम ही नहीं करती। और नेतन्याहू को तो बारहा हमारे जो सियासतदान है अपनी तकारीर में वो दहशतगर्द के तौर पे वो वैसे ही कह चुके हैं। तो ये तरीके लबैक की जो डिमांड्स हैं कोई इतनी बड़ी नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको कायल ना किया जा सके कि धरना ख़त्म कर दिया जाए, ख़ास तौर पे इन हसास दिनों में। बहरहाल इस पे भी कोई अपडेट हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं पीटीआई के जो मफरूर और उसके साथ साथ रूपोश रहनुमा थे। मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अब ये फैसला कर लिया गया है कि अब ये जितने भी रूपोश रहनुमा थे वो सामने मंजर आम पे आएंगे और एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे इस हवाले से। उसकी जो रीज़न है, एक तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उसके बाद पीटीआई को ना सिर्फ बूस्ट मिला है बल्कि जो कॉन्फिडेंस आया है उसके बाद उसके असरात हम देख रहे हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर जो पुराने जितने भी रहनुमा थे उन्होंने ये फैसला किया कि जो नए रहनुमा ने क्योंकि उनकी जगह ले ली थी और ये तमाम मेन स्ट्रीम के ऊपर ये नए रहनुमा आ गए थे, तो पुराने दोबारा से अपनी जगह बनाने के हवाले से, क्योंकि हालात अब कोर्ट से उनको रिलीफ मिल रहे हैं, तो इसी बुनियाद के ऊपर वो सामने मंजर आम पे आएंगे और एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो जितने भी पीटीआई के सरकर्दा रूपोश रहनुमा थे वो मंजर आम पे आके स्टेटमेंट्स भी देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे होंगे। तो इस हवाले से भी जो कोई मज़ीद अपडेट हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ। ये जो पीटीआई की तरफ से हमने देखा है कि आज एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया आर्मी चीफ के खिलाफ और उसके साथ साथ जो चेयरमैन नैब हैं जनरल नज़ीर भट्ट उसके खिलाफ पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया है, और आर्मी चीफ आसिम जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो ट्वीट किया गया है कि बुशरा बीबी को उन्होंने सिफारिश करने का कहा था जब उनको डीजीआईएसए के ओहदे से हटाया जा रहा था। तो उसके बाद जो है ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं ये इनके खिलाफ हो गए, और अब तक जो है उनके खिलाफ ये जो कार्रवाइयाँ हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये उसी जो है वो उसका शाखसाना है कि बुशरा बीबी ने उनकी सिफारिश नहीं की थी इमरान खान से। बहरहाल इस हवाले से मैंने अपने मुख्तलिफ जो सोर्सेज थे उनसे वो कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसा कोई वाक़या हुआ था कि जनरल आसिम मुनीर ने बुशरा बीबी से सिफारिश करने के हवाले से कोई किया था कि उनको डीजीआईएसए के ओहदे से ना हटाया जाए। तो जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं इन्होंने पॉइंट आउट किया था बुशरा बीबी के जो मुबैना तौर पे करप्शन है कि वो किस तरह किक बैक्स ले रही हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ फाइलें, और उसके साथ साथ जो बहरिया टाउन के हवाले से नेकलेस का ख़ास तौर पे जो एक गिफ्ट पेश किया गया था मलिक रियाज की तरफ से वो भी इन्होंने वो पॉइंट आउट किया। तो इमरान खान गुस्से में आ गए थे और यही वो वजह थी जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको डीजीआईएसए के ओहदे से हटा दिया गया था। मिलिट्री की तरफ से ये एक जो है वो कहते हैं कि हमारा ये दरअसल हकीकत है, जबकि इमरान खान और पीटीआई की तरफ से जो लगाया गया इल्ज़ाम कि वो सिफारिश चाहते थे। बहरहाल ये कुछ भी हो, लेकिन इस ये जो ख़ास तौर पे ये कैंपेन शुरू की गई है, मैं समझता हूँ कि ये इसके बड़े दूररस जो है वो नताइज और असरात आएंगे सामने, क्योंकि मैंने जो मुख्तलिफ ज़राए से बात की है वो कहते हैं कि मिलिट्री की टॉप लीडरशिप के अंदर ख़ास तौर पे ये अब मौजूदा जो एक कैंपेन शुरू की गई है आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह कभी किसी सियासी जमात ने कोई अटैक नहीं किया, जो मिलिट्री की क़यादत है। तो अगर इसको अब ना रोका गया तो ये फिर जो मिलिट्री का एक वो पावर की मिथ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये पीटीआई के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त क्रैक डाउन भी हो सकता है, और ये वन ऑफ द रीज़न है जो ये पीटीआई की तरफ से एक कैंपेन शुरू की गई है पीटीआई को बैन कराने के हवाले से। जो मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से अब ये फैसला किया गया है कि अब इसको हर सूरत में बैन करना है।
तो इस पे अब वो कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी हो जाए, चाहे अदलिया जो है इस हवाले से कोई वो फैसला नहीं देती, तो फिर उसके पास जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट के ज़रिए भी इसको वो किया जाएगा। बहरहाल आने वाले दिनों में मुझे जो अपने ज़राए से बात करके एक अंदाज़ा हुआ कि शायद पीटीआई के लिए बड़ा टफ हो सकता है, सख्त क्रैकडाउन भी किया जा सकता है और इस हवाले से कुछ कार्रवाइयाँ भी की जा सकती हैं, ख़ास तौर पे ये जिस तरह अब टारगेट किया गया है। तो इस पे अब क्या होता है, कोई पीटीआई की तरफ से स्टेप बैक किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर या नहीं, क्योंकि अब मिलिट्री की तरफ से तो जो मेरी बात करने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि ये अब मज़ीद वो कोई इस तरह का सब्र या तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो इनके खिलाफ की जाएगी। उम्मीद है आज आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।